नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर पेपर लीक को लेकर है, जहां केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। दूसरी बड़ी खबर योगी सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी को लेकर है, जिनका एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार हिंसा को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। और चौथी बड़ी खबर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को लेकर है, जहां 1 जुलाई से एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितता और विवाद के बीच सरकार की ओर से भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि इसी साल फरवरी माह में संसद में इस कानून को पारित किया गया था। यह कानून 21 जून 2024 से ही प्रभाव में आ गया है। लोक परीक्षा अधिनियम के तहत 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माने का भी इस कानून के तहत प्रावधान है। एग्जाम सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो पेपर लीक जैसे मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे मुद्दों के निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितता और विवाद के बीच सरकार की ओर से भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना देर रात जारी की गई। बता दें कि इस साल फरवरी माह में संसद ने इस कानून को पारित किया था। यह कानून 21 जून 2024 से ही प्रभाव में आ गया है। लोक परीक्षा अधिनियम के तहत 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। एग्जाम सेंटर के खिलाफ भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो खबर दिल्ली से है, जहां केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसे मामलों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितता और विवाद के बीच सरकार की ओर से भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि इसी साल फरवरी माह में संसद ने इस कानून को पारित किया था। यह कानून 21 जून 2024 से ही प्रभाव में आ गया है। लोक परीक्षा अधिनियम के तहत 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून के तहत है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत एग्जाम सेंटर के खिलाफ दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से रात्रि में अधिसूचना जारी कर एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है, क्या लगता है यह केंद्र सरकार का कितना प्रभावी कदम होगा? देखिए, केंद्र सरकार ने अपना पहले ही मत प्रदर्शित कर दिया था कि इसके लिए वो कोई कानून जल्द से जल्द लाएंगे जी। इसीलिए रात में अधिसूचना जारी करके ये कानून लागू कर दिया गया जी। और हमें लगता है आगे के एग्जामों के लिए एक उदाहरण सेट करेगा जी। कि भारत में कैसे इन चीजों की रोकथाम होगी जी। और इसके लिए राज्य सरकारें भी अपने अपने तौर पे जो कदम है वो जरूर उठाएंगी और कोशिश करेंगी छात्रों के भविष्य के संग इसके बाद इस तरीके से खिलवाड़ ना हो। जी, अब जिस प्रकार से कानून में प्रावधान किए गए हैं, 3 साल से लेकर 10 साल 8 साल तक की सजा है। इसी के साथ ही 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के कानून का माफ कीजिएगा सजा का प्रावधान है, अर्थदंड का प्रावधान है। तो यह कानून कितने उदाहरण सेट कर पाएगा और इससे इसको कितनी कड़ाई से, जिस तरह से संसद में पारित कर दिया गया था, यह फरवरी में पारित किया गया था, जिसके बाद कल अधिसूचना जारी कर इसे लागू किया गया है, यह कितना प्रभावी होगा और उसे कितने प्रभावी ढंग से लागू कर पाएगी सरकार?
देखिए, सरकार का उद्देश्य इसे प्रभावी ढंग से लागू करने का है। इसीलिए सरकार ने इसकी अधिसूचना संसद के पहले सत्र से पहले ही जारी कर दी है और लोगों में यह मैसेज देने की कोशिश करी है कि हम इन सबके प्रति सख्त है, छात्रों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि वो इसे कैसे इम्प्लीमेंट करती है, क्योंकि अब कानून अपनी जगह पे है। परीक्षा केंद्रों पे भी ये कानून प्रभावी होगा और नकल माफिया पे भी ये कानून प्रभावी होगा। तो हमें लगता है ठोस कार्रवाई करी जाएगी और आगे इस तरीके की घटनाएं फिर से घटित नहीं होंगी। बिल्कुल मनीष जी, जिस प्रकार से कानून अपनी जगह है, लेकिन कितने कड़ाई से उसका पालन किया जाता है और कानून का पालन करते हुए जिन लोगों का सिंडिकेट इसमें काम करता है उनके खिलाफ कितनी प्रभावी कार्रवाई की जाती है, कितने कठोर कदम उठाए जाते हैं, तभी लोग इस कानून का पालन कर पाएंगे। हालांकि यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर किस प्रकार से कदम उठाती है, किस प्रकार से आगे अपना लागू कर पाती है इस कानून को। हालांकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नीट परीक्षा को लेकर और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है, केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होगा परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर? कानून तो लागू कर दिया गया है, अगला कदम क्या होगा मनीष जी? मुझे लगता है अगला कदम ये होगा कि इसी कानून के आधार पर ठोस कदम उठाते हुए और परीक्षा में जो बदलाव करने, जो सेंटर्स में बदलाव करने, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में बदलाव करने हैं, उसके बाद से ही सारे एग्जाम कराए जाएंगे जो अभी कैंसिल हो चुके हैं। और सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रावधानों के कारण मुझे लगता है कि अब लोग इसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब कानून अपनी जगह पे प्लेस दे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। मनीष जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं नीट को लेकर, जो कथित तौर पर, और जिस प्रकार से घोटाला तो विपक्ष कह रहा है, जिस प्रकार से मामले में यह कहा गया है कि धांधली हुई है और कई तरह की परतें खुलती जा रही हैं एक के बाद एक, तो जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों से सिंडिकेट निकलकर सामने आ रहा है पेपर लीक को लेकर, अगर इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक दल का संलिप्तता पाई जाती है तो किस प्रकार राजनीतिक दल के खिलाफ भी इस कानून के तहत कठोर कार्रवाई होगी? मनीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि सरकार के पास ठोस सबूत है कि कौन लोग ये कर रहे थे, तभी सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी करी है और ये कोशिश कर रही है कि वो सारे लोग इसी कानून के तहत पकड़े जाए, जिससे कि उन्हें सख्त से सख्त सजा हो और आगे लोग ऐसी चीज ना करें। राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल, जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व होगा उसको इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के संग और उनके अभिभावकों के भविष्य के संग खिलवाड़ है, जिससे कि पूरी जनरेशन खराब होती है। बिल्कुल, जिस प्रकार से यह पेपर लीक होते हैं, अभिभावक और बच्चे तो पीड़ित होते ही हैं, उनके साथ अभिभावक भी उनके साथ सफर करते हैं। हालांकि देखना होगा कितना प्रभावी यह कानून रहता है और इसे कितने प्रभावी ढंग से, कड़ाई से पालन करा पाती है सरकार। बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का घटता ग्राफ अब नेताओं में आपसी मनमुटाव की वजह भी बनता जा रहा है। इस बीच योगी सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का एक कथित ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि आजकल सुर्खियों में भी बना हुआ है, जिसमें वे अपनी पीड़ा जाहिर कर रही हैं। उनका यह कथित ऑडियो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान का है। हालांकि न्यूज आवर इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है कि यह राज्य मंत्री का ही है या नहीं। वहीं राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने भी इसे फर्जी करार दिया है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस ऑडियो को लेकर सियासी घमासान मच गया है। बता दें कि ऑडियो में राज्य मंत्री जैसी आवाज में पार्टी और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करते हुए कि प्रदेश सरकार में केवल ढक्कन जैसा ही रखा जा रहा है। साथ ही वह भी कह रही हैं कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, कथित वीडियो में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम की आवाज में बजट आवंटन में भी विषमता का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि विकास कार्यों में धन आवंटन में विषमता दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कथित रूप से कुछ धर्मगत और जातिगत आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं तथा राज्य सरकार द्वारा जातिगत आधारों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुश्री विजय लक्ष्मी गौतम ने इस ऑडियो को फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया कहा है। जाहिर है कि यदि वास्तव में मंत्री जी ने ऐसी बातें कही हैं और यह उनके अथवा उनके किसी अनुयायी द्वारा वायरल किया गया है तब भी, और यदि यह एआई से बना ऑडियो है तब भी, दोनों स्थितियों में यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य है जिसके संबंध में तत्काल एफआईआर अनिवार्य है। इन तथ्यों के मद्देनजर मैंने इंस्पेक्टर सलेमपुर जनपद देवरिया को जन सुनवाई के माध्यम से शिकायत भेजते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई किए जाने की मांग की है। खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए अनूप मिश्रा जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस प्रकार से विजय लक्ष्मी गौतम का यह कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, वह अपने बयानों में अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर होती सुनाई दे रही हैं। उनकी आवाज तो यही कहती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें अभिनव कि जिस तरीके से सलेमपुर की विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हम आपको पहले बता दें अपने न्यूज आवर के दर्शकों को कि न्यूज आवर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री हैं उनके तरफ से भी जो है इस वीडियो को पुष्टि नहीं की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि वीडियो है ये एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल के माध्यम से बनाया गया है। इस वीडियो की आपको कुछ बातें बता दें। वीडियो में साफ साफ जो है कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए वो कहती है कि इस सरकार में हमको ढक्कन की तरह रखा गया है, हमारी कोई उपयोगिता नहीं की गई है। जब और विकास के जो बजट आवंटन किया गया है उसमें भी जी हमको जो है दरकिनार किया गया है। जबकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में गोरखपुर में करीब करीब हजारों करोड़ का बजट उन्होंने दिया है। इसी तरीके से उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है, विकास की योजनाओं की उपेक्षा की गई है। मंत्री या विधायक कुछ भी बात कहते हैं तो उनको सुना नहीं जाता है, प्रदेश सरकार लगातार उनकी उपेक्षा करती है, तो उसका ये नुकसान हुआ है। कहीं न कहीं जो है उत्तर प्रदेश पार्टी का जो है 2024 के चुनाव में ग्राफ गिरा है। अभी लोग मैं इससे पहले भी आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा, 40 टीमें बनाई गई, 80 लोकसभा सीटों में जहां जहां पे हार का सामना करना पड़ा है, उन सभी जगहों पर जहां जहां पर भी समीक्षा बैठक हो रही है, क्योंकि जिले में समीक्षा बैठक की जाती है, प्रभारी मंत्री, जिलाध्यक्ष और संगठन के लोग उसमें होते हैं, लगभग करके कमोबेश हर जगह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कहीं पर सांसद विधायकों की पर प्रलोभन हो रही है, कहीं पर जो है कार्यकर्ताओं का, कहीं क्षेत्र भी जो है आपसे मन की देखने को मिल। अभी हालिया आपको बता दें सिद्धार्थनगर की घटना है जहाँ पे सतीश द्विवेदी और वहां के कार्यकर्ताओं में काफी विवाद देखने को मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी जो समीक्षा करा रही है उस समीक्षा का कहीं न कहीं उल्टा ही फायदा, उल्टा ही नजर प्रभाव आ रहा है और कहीं न कहीं विपक्ष उस पर चुटकी ले रहा है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहा है और अपने ही कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त बहुत ही परिस्थिति विकट आ रही है, चाहे वो संगठन की तरफ से हो, सरकार भी कहीं न कहीं इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सरकार भी लगातार नए नए वादे जरूर कर रही, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि विजय लक्ष्मी गौतम का जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि वो कई तरीके से उन्होंने ये कहा है कि आर्टिफिशियल के माध्यम से बनाया गया है। इससे उन्होंने एफआईआर की है, देवरिया पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया है और ये एक जांच का विषय है। सरकार की जो इमेज है उसको धूमिल करने का ये प्रयास किया जा रहा है, लगातार ये उन्होंने सफाई दी है। लेकिन कहीं न कहीं इस वीडियो से एक मैसेज जरूर गया है कि जिस तरीके से पहले भी आवाजें उठती आ रही थी, जो जनप्रतिनिधि उनकी थानों में नहीं सुनी जा रही थी, तहसील में नहीं सुनी जा रही थी, विधायक भी कहीं न कहीं नाराज थे, मंत्री नाराज थे, तो वो कहीं न कहीं अब हार के बाद सामने जमीन पे नजर आता जा रहा है और वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का रोष जो है वो भी जो है सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल अनूप, जैसा कि आपने कहा और हम भी इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर यह वीडियो असली है तो भाजपा के लिए खतरे की घंटी तो है ही।
लेकिन अगर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बना है तो भी केंद्र में और राज्य में तो भाजपा की ही सरकार है। तो वह इस तरह के, चूंकि हमने देखा भी कि एआई से और फेक वीडियोस से भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में कितना नुकसान देखने को मिला है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अगर यह एआई से भी है या अगर यह असली भी है तो भी भाजपा इस पर कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? जी बिल्कुल अभिनव, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस तरीके से वीडियो आए हैं, पहले भी आपको बता दें कि अमित शाह का एक वीडियो को करके और कई वीडियो ऐसे आए थे जब चुनाव चल रहा था जिसका कहीं ना कहीं फायदा विपक्ष को मिला। यदि ऐसे वीडियो गलत है, फर्जी हैं, तो उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि किसी की भी निष्ठा का हनन या किसी के भी वीडियो को एआई के माध्यम से बना करके वायरल कराना और गलतफहमी पैदा करना, ये आपराधिक कृत्य हो, इस पे मुकदमा होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अभी चूंकि लक्ष्मी गौतम की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है, उन्होंने जो है इसकी जो है देवरिया पुलिस और एसपी से भी बात की है, लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि साइबर क्राइम तेजी के साथ बढ़ रहा है, सरकार उस पर क्या कर रही है? अभी तक कोई कानून क्यों नहीं बन पाया है, जबकि चुनाव में उसको नुकसान हुआ है। यदि ये स्थिति तब आती है जब ये फेक बताया जा रहा है। लेकिन यदि ये वीडियो सही होता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार को दोनों को सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो उनके नेता हैं उनको ये दिक्कत हो रही है, संगठन और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो उनको भाव नहीं दिया जा रहा है उसको कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर जब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से हटे थे तो यही एक कारण बता के हटे थे कि उनकी सरकार में ही उनकी पूछ रही है। एक रोड बनाने को लेकर के विवाद ऐसा बढ़ा और विवाद इस तरीके से बढ़ा कि वो सरकार से अलग हो गए, खुद फावड़ा लेकर के जो है खुदाई कर रहे थे। तो ऐसी कमे हुए कई जगहों पर परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कई विधायकों की बातें हो रही है। लखनऊ में भी जो है एक सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहा हूं कि लखनऊ में विधायक नीरज बोरा ने भी कहीं न कहीं यही बात की थी। उन्होंने कहा था कि दो इंस्पेक्टर के द्वारा, एक थाने के इंस्पेक्टर के द्वारा हमारे साथ बदसलूकी की गई थी। एक बैठक की बात सामने आई थी। तो इस तरीके से कई जगह पर जो है बड़ी बड़ी बातें हो रही, बड़े बड़े विधायक सांसदों को जो है भाव न दिया जाना, थानों तहसील में सुनवाई न देना, डीएम एसडीएम के द्वारा या एसपी के द्वारा उनको सुना न जाना, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक स्थिति पैदा हो रही है। और उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, 27 में चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं अपनी कार्यशैली में, उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी कार्यशैली में बदलाव करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को जो है सम्मान देना पड़ेगा, तब तक ये परिस्थिति संभव नहीं हो सकती कि 2027 में वापसी कर पाए। ठीक, बिल्कुल। जिस प्रकार से हमने वीडियो देखा, अगर यह वीडियो सही भी है तो भी, और अगर वीडियो एआई जनरेटेड है तो भी बीजेपी के लिए कोई ना कोई कठोर कदम उठाना होगा, अपना आत्म मंथन करना ही होगा। बहुत धन्यवाद अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हुई हिंसा को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। इसे लेकर राज्य में कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बलौदा बाजार मामले में जांच के लिए विधानसभा में मुद्दा उठाएगी। भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए विधायक दल की कमेटी बननी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और पुलिस के लोग यह सब कर रहे हैं, जो भी अपराधी हैं वह पकड़े जाएं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से सरकार षड्यंत्र कर रही है, यह बेहद गंभीर मामला है। इस मामले को लेकर दूसरे दिशा में भी ले जाया जा रहा है। घोर निंदनीय है, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और जो अभी पुलिस जिस प्रकार से स्टोरी बना रही है कि उसे ले जा रहे हैं, आक्रोशित मुद्रा में उसे डंडा पकड़ा के उसके साथ फेंकवाया जा रहा है, पत्थर फेंकवाया जा रहा है, ये बेहद ही गंभीर मामला है। इस प्रकार के जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार और उसके अधिकारी और पुलिस के लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई तरीके नहीं किया जाना है कि जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाए और जिन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम आज भी कह रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से षड्यंत्र सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे हुए लोगों के निर्देश पर यदि किया जा रहा है
तो बेहद गंभीर मामला है। मैं इसकी निंदा करता हूं और ये चेतावनी भी देता हूं कि इस प्रकार से कोई षड्यंत्र न करे। इतने बड़े हादसा को दूसरी दिशा ले जाने की जो कोशिश षड्यंत्र किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जिज्ञासा चंद्रा सहयोगी जुड़ी हुई हैं। जिज्ञासा, जिस प्रकार से बलौदा बाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस हमलावर है और जांच की धीमी गति है, इसको लेकर कहीं यह मामला सरकार को गंभीर और मुश्किल भरा न पड़ जाए? देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में बलौदा बाजार के आसपास के गांव के कुछ लोग पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि उनके घर परिवार के एक सदस्य को पुलिस उठा कर ले गई और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब तक तुम किसी कांग्रेसी का नाम नहीं लोगे तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा उनका आरोप है। और आज इसी मुद्दे को लेकर वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि जो घटना है पूरे देश का पहला मामला है और इसकी मैं कड़ी रूप से जो निंदा करता हूं। और आगे अभी जो है विधानसभा का मानसून सत्र चालू होने वाला है, तो उन्होंने कहा है कि इस मानसून सत्र में हम इस मुद्दे को पूरी गंभीरता और कठोरता के साथ उठाएंगे और विधायकों की एक टीम भी गठित होनी चाहिए, ऐसी हम विधानसभा अध्यक्ष जो है मांग करेंगे। बिल्कुल, भूपेश बघेल ने सरकार पर षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया है। षड्यंत्र में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार यह षड्यंत्र खुद रच रही है। इसके भूपेश बघेल के इस षड्यंत्र वाले बयान के क्या मायने हैं? जिज्ञासा, देखिए, जब से बलौदा बाजार में इस तरह की हिंसा हुई है तब से पूरे भूपेश बघेल नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी जो है राज्य सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य, सभी नेता, सभी दिग्गज नेता का यही कहना है कि जो सब किया जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है, इस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ये जितना भी बड़ा कांड हुआ है, मामला हुआ है, हिंसा हुआ है, ये सभी भारतीय जनता पार्टी का किया कराया है। इससे अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही है, ये इसलिए कार्यवाही नहीं कर रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ही षड्यंत्र रचा हुआ है। बेगुनाह लोगों को जो है अंदर कर रहे हैं और उन्हें मारा पीटा जा रहा है और प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए राज्य सरकार इस पर कुछ नहीं करी। लेकिन ये जो मामला है वो वाकई काफी गंभीर रूप से बड़ा मामला है। जिस तरह से पूरे कलेक्टर परिसर को आग लगा दिया, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश का ऐसा पहला मामला होगा जिसमें किसी समाज के द्वारा जो पूरे कलेक्टर परिसर को आग लगा दिया। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से जो है उठा रही है, लेकिन वही बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार के पर केवल यही कहना है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, कार्यवाही करें, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बिल्कुल, जिस प्रकार जांच की गति धीमी है और कांग्रेस एक के बाद एक हमला बोलती जा रही है, हमलावर है लगातार सरकार पर, तो यह जांच की धीमी गति कहीं ना कहीं सरकार को ही भारी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि जांच में क्या निकलकर सामने आता है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के स्टूडेंट्स से बसों में आने जाने के लिए रोज 1 रुपए किराया लिया जाएगा। यह किराया महीने के 30 दिन 30 रुपए होगा, जिसे स्टूडेंट्स को कॉलेज प्रबंधन को चुकाना होगा। इसके बाद कॉलेज की बसों से वे अपने रूट पर कॉलेज और घरों पर आ जा सकेंगे। बसों का रूट और राउंड कलेक्टर तय करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में यह व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के कलेक्टरों और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के प्राचार्यों से कहा गया है कि सभी कॉलेजों में यह व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए और इसे शुरू करने के बदले आने वाले खर्च की भरपाई कॉलेज के जनभागीदारी मद से की जाएगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, जिस प्रकार से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खुलने जा रहे हैं, इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग की बैठक भी सीएम की ओर से ली गई है, इसमें क्या कुछ निकलकर अब तक सामने आया है? सत्यम, देखिए, उच्च शिक्षा विभाग की बैठक हुई जिसमें जो अवर सचिव है वीरन भालावी, उनके मार्गदर्शन में ये बैठक हुई थी जिसमें निर्णय लिया गया है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये जब उच्च शिक्षा मंत्री थी तब से उन्होंने नई शिक्षा पॉलिसी जैसे 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू की थी, उसके बाद से ही उन्होंने मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कही थी। और जो नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नीति है,
उसके तहत अब पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब देखिए केंद्र सरकार की जो ये नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो नई नीति बनी है 2020 की, उसमें कहीं ना कहीं वैश्विक लेवल पर एजुकेशन को ले जाने के लिए ये नीति बनाई गई है। जो तीसरी बार ये नीति शिक्षा के क्षेत्र में चेंज हुई। इससे पहले 1968 में ये नीति चेंज हुई थी, उसके बाद 1986 और फिर एक बार 2020 में ये शिक्षा नीति एनईपी लाई गई है। आप देखिए एनईपी के तहत करीब 1,13,000 करोड़ का बजट 2023-24 में आवंटन किया गया था। फरवरी में 2025 में फिर से वित्त विभाग एक बार नया बजट लेकर आएगा और पिछले बजट की तुलना में शिक्षा विभाग में अच्छा खासा ये बजट माना जा रहा है। एनईपी के तहत जो उच्च शिक्षा की बात करें तो 44,000 करोड़ रुपए का बजट था और 44,000 करोड़ के रुपए के बजट में जो केंद्र सरकार की हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, केंद्र 44 करोड़ का बजट था और ये भी सुनिश्चित किया गया था उस समय कि 6% राज्य सरकार अपने जीडीपी का शिक्षा क्षेत्र में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है या शिक्षा क्षेत्र में लगाना है। उसके तहत तमाम तरह की कार्रवाई भी की जा रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम रहते हुए लगातार यहाँ पर कार्रवाई की और नई शिक्षा नीति के तहत जिसको लेकर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जा रहे हैं, तो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए लगातार पैसे का आवंटन कर दिया गया है। 460 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार है उसने दिया है पीएमसी कॉलेज के लिए। 55 जिलों में कॉलेज खोले जाएंगे। अभी देखिए 570 कॉलेज टोटल यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, निजी सरकारी कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो जिसमें से निजी विश्वविद्यालय भी, तो निजी विश्वविद्यालय 14 है मध्य प्रदेश की बात करें तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पीएमसी में होगा और 1 रुपए में जो है बस चलाई जाएगी। 1 रुपए में बस जो रहेगी वो जन भागीदारी के तहत रहेगी। 30 रुपए जो है पर डे पर छात्र को हर महीने देने पड़ेंगे। उसके साथ जो रूट होगा उसका, कहाँ स्टॉपेज होगा, कहाँ आगे जाना है, उसको लेकर कलेक्टर तय करेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब किया जा रहा है और शिक्षा विभाग ने 460 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया है। वहीं देखिए जो सीएम मोहन यादव जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने ये बात कही थी और लगातार चाहे निपुण योजना के तहत हो, प्राथमिक शिक्षा को बहाल करने की बात हो या उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात हो, 460 कॉलेज को जो नई नीति पॉलिसी है 5+3+3+2 के उसमें चल रही है। तो यानी कि जो 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद अन्य कैटेगरी में इसको बांटा गया है। प्राथमिक मूलभूत सुविधाएं, माध्यमिक और मध्य शिक्षा के माध्यम से ऐसा बांटा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भी यही था और पीएमसी कॉलेज अभी देखिए अभिनव एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के तहत और नई शिक्षा नीति के तहत जो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे निजी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स है चाहे सरकारी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, वो डिजी लॉकर में रखने की बात कही गई थी, क्योंकि छात्रों को कई जगह भटकना पड़ता है और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के तहत प्रोफेसरों को नियुक्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षा देने के लिए जो हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर होते हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो कुल मिला के जो ये नीति बनाई गई है पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, वो उच्च गुणवत्ता को लेकर बनाई गई है। तमाम तरह के मध्य प्रदेश सरकार इसमें प्रयास भी कर रही है। बिल्कुल, छात्रों को शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षाओं में सुख सुविधाएं देने के साथ ही डिजिटलाइजेशन की ओर भी सरकार अपने कदम कहीं ना कहीं बढ़ा रही है। बहुत धन्यवाद सत्यम आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।